हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन चैनल गाइस कॉमर्स लीग। जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि आपकी इकोनॉमिक्स की मैंने प्लानिंग बना दी है, उसी को फॉलो करते हुए हम लोग आज अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट पे है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। वन शॉट में इसको समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट किस चैप्टर पे चाहिए वो बता देना, हालांकि मैंने डिसाइड कर रखा है, बट आप जो बताओगे उसको भी कंसीडर जरूर करूंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का सीधा मतलब यह है वो रेट जिस रेट के ऊपर डोमेस्टिक करेंसी जैसे इंडिया और इंटरनेशनल मतलब यूएस यूएस की करेंसी को जब हम भारत की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं उसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज। और जिस रेट पे होता है, फॉर एग्जांपल $1 लेने के लिए मुझे 90 रुपीज पे करना पड़ रहा है, वो जो 90 रुपीज है दैट इज नोन एज द एक्सचेंज रेट। करेक्ट है। सिस्टम कौन सा फॉलो होता है एक्सचेंज करने के लिए? तीन प्रकार के सिस्टम है। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सेकंड है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड थर्ड वन इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसकी बात अभी वीडियो के थोड़ा टाइम पे करेंगे। सबसे पहले समझो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। ये वो रेट होता है जहां पर आपकी डोमेस्टिक कंट्री की जो करेंसी है वो किसी भी फॉरेन कंट्री की करेंसी से फिक्स हो जाती है कि फ्यूचर में चाहे कोई भी रेट बढ़े या घटे, डिमांड सप्लाई का कोई भी इफेक्ट यहां नहीं रहता। जो रेट सेट कर लिया जाता है उसी रेट पे दोनों कंट्री अपने करेंसीज को एक्सचेंज करती है। फायदा और नुकसान दोनों है, ध्यान से देखना। स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, अगर इन्फ्लेशन आए, रिसेशन आए, डिमांड सप्लाई के ऊपर जाने की वजह से अगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही हो, वेरिएबिलिटी दिख रही हो, तो इसका फायदा नुकसान दोनों हो सकता है। लेकिन अगर नुकसान होगा तो क्या करना है, उस नुकसान से बचाना है अगर कंट्री को, तो उसकी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी देश के साथ अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकती है। ऑल ओवर यूनिवर्सल नहीं होता, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग हिसाब किताब फॉलो होता है, और वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए होता है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। सेकंड, प्रमोट कैपिटल मूवमेंट। कैपिटल मूवमेंट इन द सेंस कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट देनी है या इन्वेस्टमेंट लेनी है या सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, उस केस में भी आपको फिक्स एक्सचेंज रेट आपको हेल्प करता है। करेक्ट। नो स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, क्योंकि चीजें फिक्स है, क्योंकि रेट फिक्स है, तो फ्यूचर में होने वाले किसी भी प्रकार के कोई भी ऊपर नीचे हो जाए या डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे हो जाए, उससे एक्सचेंज रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप इट इज फाइन विद यू। इट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक। लगातार गवर्नमेंट का भी काम बढ़ाने का फिक्स एक्सचेंज रेट का है। अगर कोई भी देश, सपोज मोदी सरकार अगर फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रही है, इट मींस सिंपली कि आपको लगातार इन्फ्लेशन को चेक करना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन को चेक करने का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि यह देखते रहना कि कहीं प्राइसेस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर तो नहीं जा रहे। अगर वो ऊपर गए तो फिर सोशल वेलफेयर चैलेंज होगी, महंगे सामान हो जाएंगे, अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी, और वहां पर किसी भी इकोनॉमी को सफर करना पड़ता है। तो ये चीज इसके फायदे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को करने के। लास्ट, फॉरेन कैपिटल। कम ऑन मैन, दूसरे देश की कंट्री है, वो चाहे सरकार हो, चाहे कोई डोमेस्टिक इंडिविजुअल कोई बंदा हो, या फिर कोई कंपनी हो, लगातार इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि उनको पता है फ्यूचर में रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हो सकता है प्रोस्पेक्ट ही चेंज हो जाए, हम पैसा ना लगा पाए। ये एक लौटा कहता है चिंता मत करो, फिक्स है ना, कम से कम लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, मार्जिन बहुत कम होगा, यस, लेकिन फायदा होने के चांसेस जरूर है। इसी को कहा जाता है मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब एक बात समझना ध्यान से, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के मेरिट्स हैं एक वही डीमेरिट्स है। ध्यान से देखो, यहां डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो जितने मैंने आपको ये फायदे पढ़ाए उतने ही वहां नुकसान है। टू कॉपी, एक ही याद करना है, दूसरा अपने आप तुमको मेमोराइज होगा, बस वही एक्सप्लेन कर देना है। बोलो हाँ। ऑलराइट, सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के डीमेरिट्स। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फायदा है तो नुकसान भी है। दुनिया में दो लोग हैं, भारत है तो भिखारी पाकिस्तान भी है। अब है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर डीमेरिट्स है तो उनको समझ में हमें आना चाहिए। नुकसान है तो समझ में जरूरी है कि समझ में आए, और ना समझ में आए तो हम लोगों को एक काम करना है कि उसकी कमियों को पढ़ना है ताकि हम उसमें डिसीजन बेटर ले पाए। नीड टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब क्योंकि करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स है, करेक्ट, तो फिक्स होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा स्टॉक अपने पास, चाहे यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर और दुनिया भर की करेंसीज अपने पास होल्ड करके रखनी पड़ती है। भारत में यह काम आरबीआई करती है, करेक्ट। और किसी भी चीज को होल्ड करने का मतलब क्या होता है? बिना मतलब का मेंटल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर। ऑलराइट, सेकंड, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपने प्रीवियस वीडियोस में यह देखा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अगर बीओबी की किसी को जरूरत है वहां से चेकआउट कर ले, इजीली समझ में आ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मान लो कि लॉस होने वाला है। लॉस क्यों होता है? अगर इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम करा, तो उस केस में आपको लॉस होगा, डेफिसिट होगा। उस डेफिसिट को आप एडजस्ट कैसे करते हो? फ्यूचर में होने वाले फायदे से होपफुल होते हो, फायदा होगा, यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है। तो जब आपको कोई चीज फिक्स कर दी जाए तो फ्यूचर में आपका अपॉर्चुनिटी एकदम ही ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ नुकसान जरूर है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं है। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। एक बात बताओ, मान लो कि $1 का रेट मैंने तय किया 90 रुपीज, मान लो वो सप्लाई कम होने की वजह से या डिमांड ज्यादा होने की वजह से वो 90 रुपीज से बढ़ के 92 हो गई, तो कहा मुझे $1 खरीदने के लिए इंडियन होने के नाते 90 रुपीज पे करना पड़ रहा था, अब मैं 92 रुपीज पे कर रहा हूं, मेरे को ₹2 का लॉस हुआ। और ये ₹2 नहीं है, तो केवल एग्जांपल है गाइस, ₹2 लैक्स ऑफ रुपीज में कन्वर्ट होते हैं जब पूरे देश की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का नुकसान है, अंडर वैल्यू भी हो सकती है, ओवर वैल्यू भी हो सकती है। ये डिस्करेजेस ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग फ्री मार्केट। अब देखो, फ्री मार्केट का मतलब ये था कि डिमांड एंड सप्लाई को पूरी आजादी दी जाएगी कि भाई तुम्हें जिस प्रकार से खेलना है खेलो, प्राइस अपने हिसाब से सेट करो, जैसे तुम आप जाते हो। क्यों होता है? आप आज का जब देखोगे कुछ होता है, कल जाओगे वहां देखो कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो ये पूरा सिस्टम सरकार ने अपने कंट्रोल से हटाया और कैपिटल मार्केट को दे दिया। मतलब
मतलब प्रोड्यूसर को दिया प्रॉफिट के पर्पज से। इस वजह से यहाँ पर फ्री मार्केट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो जो चीज फिक्स है वहां पे मूवमेंट की तो कोई इजाजत होती नहीं है। अब बात करते हैं जो डिमेरिट थे वही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट होते हैं। तो मैंने आपको कितने हैं मेरिट याद रखो और डिमेरिट याद रखो फिक्स एक्सचेंज के, उसी को रिवर्स कर देना, ऑपोजिट कर देना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, बात समझ में आ जाएगी। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डेफिनेशन बता देता हूं। ये वो रेट होता है जिस रेट को हम किसी भी देश की करेंसी को जो डोमेस्टिक है और किसी भी इंटरनेशनल कंट्री की करेंसी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, पर खुद उस रेट पे जो रेट उस वक्त चल रहा हो। यहाँ फ्री मार्केट प्ले में हमेशा रहती है। देखो फायदे में फ्री मार्केट हमेशा प्ले में रहती है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, चलो जी। इसके बाद सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज परचेज। इट मींस कि आपको फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, बांग्लादेशी टका, रशिया का रूबल, पाउंड, येन, इंडियन रुपीज, पाकिस्तानी, क्या वो तो बेकार है पर ठीक है, पाकिस्तानी रुपया, तो जितने भी इंटरनेशनल करेंसीज है इन सबका कहां से हम ले सकते हैं, कहां से सप्लाई होगी? डोमेस्टिक मार्केट कौन सी हमारी? भारत की। तो जब विदेशी यहाँ पर आएगा और डायरेक्टली हमारी करेंसी को परचेस करेगा तो वो पैसा तो उसको के बदले में, अब वो यूएस से आया है तो यूएस डॉलर पे करेगा, कनाडा से आया है तो कैनेडियन डॉलर पे करेगा, और वैसे एक सोर्स से हमारे पास आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, फॉरेन करेंसी आ जाएगी। सेकंड, फॉरेनर के द्वारा डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाए, चाहे वो एफडीआई के माध्यम से करो या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से करो, दोनों ही शॉर्ट ऑफ तरीकों से फॉरेनर इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में हमारे पैसे को, फॉरेन करेंसी को इंजेक्ट करता है। क्या करता है? इंजेक्ट। रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट। अब जैसे मान लो भारत के कोई निवासी है, भारत का कोई सिटीजन है, पर वो यहाँ रहता नहीं, वो अमेरिका में रहता है, तो अमेरिका से जब वो कमा के यहाँ भेजेगा तो एक प्रकार से रेमिटेंस है। जब अब्रॉड से हमारे डोमेस्टिक मार्केट में वो भेजेगा तो कैसे भेजेगा? जिसमें वो कमाएगा, कमा किस में रहा है? यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर ऑटोमेटिकली इंडिया में आके एक्सचेंज होगी और वो यूएस डॉलर आप अपने पास रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब मैं बोल दूं आपको कि अगर ये नहीं आएगा तो आप समझ लेना कि चैप्टर खत्म, इतना इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू स्पेकुलेटिव परचेज। अब कई बार क्या होता है, नाराज सोचता है कि यार कि इंडियन करेंसी भी और कमजोर होगी, पर इस चक्कर में वो और ज्यादा जो है कंट्री की करेंसी खरीदता है। अब जब वो स्पेकुलेशन लगाएगा कि क्या पता मुझे फायदा हो जाए, नुकसान हो जाए, इस चक्कर में जो खरीदता है या बेचता है, उन तरीकों से आपके पास पैसा फॉरेन एक्सचेंज का आता है। लास्ट, गुड्स एंड सर्विसेज जब हम बेचते हैं, दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें पेमेंट करते हैं, और अपनी करेंसी में करेंगे तो इस माध्यम से भी हमारे पास पैसा आता है। So next topic is determination of equilibrium foreign exchange rate. क्लास 11th में आपने एक चीज पढ़ी थी, डिमांड एंड सप्लाई, और आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो 3 यूनिट पढ़ी थी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ी थी। याद है ना? वहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम करते थे। इक्विलिब्रियम इन द सेंस व्हाट? जिस रेट पे, जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए। अब ये कौन सा प्राइस है, कौन सा रेट है? इस चैप्टर में उसका नाम है एक्सचेंज रेट। इट मींस कि जिस भी एक्सचेंज रेट पे डिमांड की हुई करेंसी और उसकी सप्लाई की हुई करेंसी इक्वल हो जाती है, उसी प्राइस, उसी रेट को हम इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट या सिंपली उसको एफईआर कहते हैं। क्लियर हो गया? सबसे पहले डिमांड का आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रही होगी। क्यों दिख रही होगी? बताने की जरूरत नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड के कारण। सप्लाई आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है, क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। और जहां पर ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी प्राइस को अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। और उसी क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा जाता है। तो बेसिक सा कर्व है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं होती, लेकिन यस, डिमांड और सप्लाई के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। और इनवर्स रिलेशन इन द सेंस कि अगर डिमांड नीचे जाएगी तो सप्लाई ऊपर जाएगा, सप्लाई ऊपर जाएगी तो डिमांड नीचे जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है, इन दोनों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। सो डिवैल्यूएशन इन द करेंसी का मतलब सिंपल है कि जब आप की गवर्नमेंट, जब डोमेस्टिक कंट्री, हमारा भारत देश है, हमारी भारत देश की सरकार है मोदी सरकार, तो मोदी सरकार अगर ये फैसला करती है कि हमको अपनी डोमेस्टिक करेंसी की जो एक्सटर्नल वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? एक्सटर्नल, अगर उसकी वैल्यू को मुझे खुद से गिराना है, और ये क्यों गिराया जाता है? क्यों गिराया जाता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के कारण। आई मेरी बात समझ में? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के कारण ऐसा होता है कि सरकार को कई बार जब हमारी करेंसी की सप्लाई और डिमांड ऊपर नीचे हो रही होती है और प्रेशर पड़ता है डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर, तो डिवैल्यू की जाती है करेंसी को। डिवैल्यू सरकार अपने पर्पस से करती है, ध्यान रखना। और मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूं? क्योंकि यहां पे आपको दिख जाएगा करेंसी डेप्रीशिएशन। देखो, डेप्रीशिएशन क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो डिवैल्यूएशन है करेंसी की, वो सरकार पर्पसफुली करती है अपनी इच्छा से। डेप्रिसिएशन का मतलब है जब कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई के कारण ऑटोमेटिकली फॉल हो जाए। मतलब ये कि अगर $1 का रेट पहले 50 रुपए था और अब $1 का रुपया वैल्यू 51 रुपये हो जाए, तो यहां अपने आप डेप्रिसिएशन हो गई है। करेक्ट? और डिवैल्यूएशन सरकार खुद करती है, या तो प्राइसेस ऊपर हो गए उसको कंट्रोल करने के लिए, या लो हो गए उसको कंट्रोल करने के लिए। क्या मैं क्लियर हूं? क्या मैं क्लियर हूं? कमेंट सेक्शन में जाके लिखो अब तक की सारी चीज समझ में आई कि नहीं आई, और वीडियो को लाइक करते चलना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते चलना। लेट्स बिगिन। रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन लगभग सेम है। देखो,
यहां पे सरकार रेस करती है एक्सटर्नल वैल्यूज को डोमेस्टिक करेंसी के, और वहां क्या करती है, वहां लोअर करती है, रिड्यूस करती है। करेंसी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का ठीक उल्टा, जहां डोमेस्टिक करेंसी अपने आप फॉरेन करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में डिमांड और सप्लाई में चेंज होने के कारण फ्री मार्केट फोर्सेस को जब कंट्रोल नहीं होता और जब सरकार उस पर कोई इंटरवीन नहीं करती, पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस के हवाले होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो उस केस में जब डिमांड ज्यादा होती है तो डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट कर जाती है। यहां पे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन के बीच में डिफरेंस आता है और मे भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। लास्ट, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। ये वो सिस्टम होता है जहां पे सेंट्रल बैंक अलाउ करती है, या हम यूं कह सकते हैं गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है, सेंट्रल बैंक अलाउ करती है मार्केट फोर्सेस को, डिमांड सप्लाई को, कि भाई जैसा चाहे वैसा एक्सचेंज रेट आप कर दो। पर अगर आरबीआई को लगता है कि हमें इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन या रिसेशन ऊपर नीचे हो रही है, ज्यादा हो रही है और इससे इफेक्ट हो रही है हमारी इकोनॉमी, तो इस केस में सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है। सिक्योरिटीज मतलब जो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको सेल भी करती है और बाय भी करती है। किस लिए? इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। आई होप आज की वीडियो में आपने ये पूरा वन शॉट क्लियर समझ लिया है। कोई भी समस्या परेशानी हो इसके अलावा, आई होप नहीं होगी, बट होगी तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर देना और अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहो। और अब सभी बच्चों को मैं हेल्प करना चाहता हूं, ये मेरी इंटेंशन है इंटरनल। ऑफलाइन कोचिंग बहुत समय से पढ़ा रहा हूं, पर मैं ऑनलाइन बच्चों को, काफी बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, तो मेरे को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। थैंक यू बच्चों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।